अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी केटी सांप के सामने, पहला हिस्सा। धार्ग ने कहा, उस नौजवान का नाम नाग है। वो कल शाम को मेरे दोस्त और शहर के जागीरदार हब्बाश के घर आने वाला है। अफ्रीकी सपेरे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे एक मुद्दत से ऐसे सांप की तलाश थी जो 500 साल तक जिंदा रहने के बाद इंसान बन सकता हो। आज उसके दिल की उम्मीद भर आई थी। उसने आंखें खोल दी और मिट्टी के एक मटके में से एक काली डब्बी निकालकर धार्ग को दी। उस डब्बी में नाग बूटी की राख थी। अफ्रीकी सपेरे ने धार्ग से कहा, इस डब्बी में नाग बूटी की राख है। इस राख को पानी से भरे हुए गिलास में डालकर मिला देना। जब नाग आए तो पीछे से उस पर यह पानी फेंक देना। इसके साथ ही वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ेगा और तुम्हारी आंखों के सामने एक छोटे से नीम मुर्दा नस्वारी सांप में बदल जाएगा। तुम उससे डरना मत। वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकेगा। तुम उसे इसी काली डब्बी में डालकर मेरे पास ले आना। मैं उसे धूप में सुखाकर उससे एक खास दवाई तैयार करूंगा। खबरदार उसे मारने की कोशिश ना करना, नहीं तो वह फिर से जिंदा हो जाएगा और तुम पर हमला कर देगा। जाओ, मैं तुम्हारे इसी जगह इंतजार करूंगा। धार्ग बड़ा खुश हुआ। उसे नाग को ठिकाने लगाने का नुस्खा मिल गया था। उसने नाग बूटी वाली काली डब्बी अपनी जेब में रखी और सीधा हब्बाश के पास आया और उसे सारे हालात बयान कर दिए। हब्बाश को जब मालूम हुआ कि नाग से उसका पीछा छूट जाएगा तो वो भी बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ नाग जंगल वाले गार में हब्बाश के भतीजे हब्बाल के पास बैठा था। उसने उसे बता दिया था कि दूसरे रोज शाम को वह जायदाद के सारे कागज लाकर उसके हवाले कर देगा और फिर उसे उसके साथ चलकर अपनी जायदाद पर कब्जा कर लेना होगा। हब्बाल वैसे खुश था, मगर उसे अपने चचा से डर भी लग रहा था। वो जानता था कि उसका चचा इतनी आसानी से जायदाद उसके हवाले करने वाला नहीं है, लेकिन वो खामोश था और तेल देख रहा था और तेल की धार देख रहा था। वक्त मुकर्ररा पर शाम हुई तो नाग ने हब्बाल से कहा, मैं तुम्हारे चचा हब्बाश की हवेली में उससे तुम्हारी जायदाद के कागजात लेने जा रहा हूँ। अगर मुझे देर हो गई तो तुम घबराना मत और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए इस गार ही में रहना। इस गार से निकलकर कहीं मत जाना। मेरे साथ कैसे भी हालात क्यों ना हो गए, मैं वापस इसी गार में आने की कोशिश करूंगा। हब्बाल खामोश रहा। उसे जायदाद की वापसी की उम्मीद बहुत कम थी, कुछ इसलिए भी कि वो नाग की असल ताकत से वाकिफ नहीं हुआ था। नाग चला गया। हवेली में हब्बाश उसका इंतजार कर रहा था। हब्बाश ने नाग की इतला पाकर उसे अपनी ख्वाबगाह में बुला लिया। वहां धार्ग भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। उसके हाथ में पानी से भरा हुआ गिलास था जिसमें अफ्रीकी सपेरे की दी हुई नाग बूटी की राख मिली हुई थी। नाग ने ख्वाबगाह में जाते ही पूछा, हब्बाश, क्या तुम्हारा आदमी तुम्हारी मोहर लेकर वापस आ गया है? हब्बाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरे भाई, वो आ गया है। तुम यहाँ कुर्सी पर बैठो, मैं अभी मोहर और कागजात मंगवाता हूँ। हब्बाश ने एक रस्सी खींची जो नौकर को बुलाने के लिए वहां पलंग के सरहाने लटकती रहती थी, मगर उस रोज रस्सी के आगे से घंटी हटा दी गई थी। नाग को जाल में फंसाया जा रहा था। नाग को इस कल्ब नहीं था। वो हब्बाश पर एतबार करते हुए कुर्सी पर बैठ गया। उस वक्त उसकी पीठ उस पर्दे की तरफ थी जिसके पीछे मक्कार धार्ग नाग बूटी वाला पानी लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। ये मौका बड़ा मुनासिब था। जो ही नाग कुर्सी पर बैठा, धार्ग पर्दे के पीछे से निकला और इससे पहले कि नाग उसके कदमों की आहट की आवाज सुनकर उसकी तरफ चौंक कर देखता, धार्ग ने 1 सेकंड में गिलास का पानी उस पर फेंक दिया। जो ही नाग बूटी वाला पानी नाग के जिस्म पर गिरा, उसे एक शदीद झटका सा लगा और वह कुर्सी पर से 1 फुट ऊपर को उछला और फिर धड़ाम से फर्श के कालीन पर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। हब्बाश पलंग से उतर आया। धार्ग भी वहां मौजूद था। उसने कहा, हब्बाश, मेरे दोस्त का जादू काम कर गया। अब तुम देखोगे कि ये नाग एक छोटे से नस्वारी सांप में तब्दील हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उसकी आंखों के सामने नाग का इंसानी जिस्म गायब हो गया और उसकी जगह कालीन पर एक छोटा सा नस्वारी सांप जलेबी की तरह पड़ा था और अपनी जगह से जरा सी भी हरकत नहीं कर रहा था। हब्बाश तो खुशी से चिल्ला उठा, धार्ग, इसे यहीं कुचल कर रख दो। धार्ग ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, वरना ये फिर से जिंदा होकर तुम्हें डस देगा। मेरे जादूगर दोस्त ने कहा था कि जब नाग सांप में बदल जाए तो उसे इसी काली डब्बी में बंद करके मेरे पास ले आना। वो इसे धूप में सुखाकर उसे पीस डालेगा और इसकी कोई तिलिस्मी दवाई बनाएगा। ये कहकर धार्ग ने एक छोटी सी लकड़ी की मदद से नाग को उठाकर काली डिब्बे में बंद कर दिया और बोला, हब्बाश, मैंने तुम्हारे रास्ते से तुम्हारे सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन को हमेशा के लिए हटा दिया है। मैं इसे अपने जादूगर दोस्त के हवाले करके अभी आता हूँ। हब्बाश ने कहा, कहीं ये फिर से जिंदा होकर यहाँ तो नहीं आ जाएगा? धार्ग बोला, तुम घबराओ नहीं दोस्त, मैंने इसका सारा बंदोबस्त पहले ही से कर लिया है। नाग अब खत्म हो चुका है। कल मेरा जादूगर दोस्त इसे धूप में सुखाकर इसकी लाश को भी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। धार्ग ने काली डब्बी जेब में रखी, हवेली से बाहर निकलकर घोड़े पर बैठा और उसे सरपट दौड़ाता जंगल में अफ्रीकी सपेरे के पास पहुंच गया। उसे जेब से डब्बी निकाल कर दी। बूढ़ा अफ्रीकी सपेरा उस वक्त झोंपड़ी के आगे आग काला और रोशन किए बैठा एक सांप से खेल रहा था। उसने डब्बी को खोलकर देखा तो उसमें नस्वारी सांप बेहिस्सो हरकत पड़ा था। वो बेहद खुश हुआ।
फौरन समझ गया कि यही नाग सांप है जो सांप से इंसान बन सकता था, मगर इस वक्त उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वो बेहोश था। अफ्रीकी सपेरे ने डब्बी मिट्टी की हांडी में रख दी और धार्ग से कहा, अब तुम जा सकते हो। नाग मेरे कब्जे में आ चुका है, तुम यही समझो कि ये मर गया है। अब ये कभी जिंदा होकर तुम्हारे दोस्त हब्बाश की हवेली का रुख नहीं कर सकेगा। मैं इसे कल धूप निकलते ही सूखने के लिए डाल दूंगा। धूप में ये बहुत जल्द सूख कर सख्त हो जाएगा, फिर मैं इसे कुंडी में पीसकर इसकी दवा तैयार कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर चले जाओ, तुम्हारा दुश्मन खत्म हो गया है। धार्ग ने हाथ बांधकर कहा, महाराज कहीं ये फिर से जिंदा तो नहीं हो जाएगा। अफ्रीकी सपेरे ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी सारी जिंदगी सांपों में गुजर गई है, मैं जो कहता हूँ उस पर एतबार करो। ये नाग मर चुका है, ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। अब तुम जाओ और मुझे मेरे सांप से खेलने दो। धार्ग ने झुककर शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दिया। अफ्रीकी सपेरे ने उस सांप को मिट्टी के कटोरे में बंद कर दिया जिसके साथ वो खेल रहा था, और नाग वाली डब्बी को खोलकर उसे अपनी हथेली पर रख दिया और उसे गौर से देखने लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि ये नाग सांप ही था। उसकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती थीं। जलेबी नुमा नुस्वारी सांप से खास बू भी निकल रही थी। अब अफ्रीकी सपेरा बेचैनी से धूप निकलने का इंतजार करने लगा। उसे सुबह सूरज निकलने तक सब्र करना था। उसके बाद नस्वारी सांप को सुखाकर वो उससे एक ऐसी जबरदस्त दवाई तैयार करने वाला था जिसके असर से वो मुर्दे के जिस्म में फिर से जिंदगी का खून दौड़ा सकता था और मुर्दे को जिंदा कर सकता था। अफ्रीकी सपेरे ने नाग को काली डिब्बी में बंद करके मिट्टी की हांडी में रखकर ऊपर से ढकना दे दिया और कटोरे में से सांप निकालकर उससे खेलने लगा। जिस सांप से वो खेल रहा था वो पदम सांप था, जो अफ्रीका का सबसे सरदार सांप कहलाता है। कहते हैं कि अगर वो किसी इंसान या जानवर के करीब से भी गुजर जाए तो वो उसकी तपिश की वजह से बेहोश हो जाता है। जब से धार्ग काली डब्बी लेकर अफ्रीकी सपेरे के पास आया था, पदम सांप को नाग देवता की खुशबू आ रही थी। बेहोश होने और नाग बूटी के असर से नाग के जिस्म से खुशबू बहुत ही मध्यम उठ रही थी, लेकिन पदम सांप उस खुशबू को भी महसूस कर सकता था। पदम सांप कुछ बेचैन सा हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नाग देवता की खुशबू आ रही है मगर नाग देवता वहां पर मौजूद नहीं है। अफ्रीकी सपेरा कुछ देर तक पदम सांप से खेलता रहा, फिर उसने पदम सांप को हांडी में बंद कर दिया और खुद सोने के लिए झोंपड़ी के अंदर चला गया। पदम सांप की हांडी और नाग सांप का मिट्टी का कटोरा झोंपड़ी के बाहर एक तरफ बांस की दीवार के साथ ही पड़े थे। पदम सांप को नाग देवता की खुशबू बराबर आ रही थी। अब उसका फर्ज बन गया था कि वो नाग देवता को तलाश करके उसके आगे ताजीम पेश करे और उसकी खिदमत बजा लाए। चुनाचे पदम सांप ने हांडी में से सर बाहर निकाला, फिर हांडी से बाहर निकल आया। उसने अपनी सारी तवज्जो नाग देवता की खुशबू पर मरकूज कर दी। ये खुशबू उसे साथ पड़े हुए कटोरे में से आती महसूस हो रही थी। पदम सांप आहिस्ता से रेंगता हुआ कटोरे के पास आ गया। उसने गर्दन उठाकर कटोरे के साथ लगा दी। नाग देवता की खुशबू कटोरे के अंदर से ही आ रही थी। पदम सांप बड़ा हैरान हुआ कि नाग देवता इस कटोरे में कैसे आ गया। उसने आहिस्ता से कटोरे का ढकना नीचे गिरा दिया, फिर ऊपर से झांक कर देखा। कटोरे के अंदर एक नस्वारी रंग का सांप जलेबी की तरह बैठा था, मगर वो अपनी जगह से जरा भी हरकत नहीं कर रहा था। पदम सांप को इस नस्वारी सांप में से नाग देवता की बड़ी तेज खुशबू आती महसूस हुई। उसे यकीन हो गया कि यही नाग देवता है जिसको उसके मालिक अफ्रीकी सपेरे ने अपने तिलिस्म से कैद कर रखा है। पदम सांप नाग देवता की ये हालत हरगिज नहीं देख सकता था। उसने अपने मुंह से गर्म फुंकार निकाली और नाग देवता के जिस्म पर फेंकी। पदम सांप के अंदर बेपनाह ताकत होती है। ये सांप नाग देवता का वजीर सांप समझा जाता है। चुनाचे उसकी फुंकार का यह असर हुआ कि नाग के जिस्म में हरकत पैदा हो गई और उसको होश आ गया। होश में आते ही नाग को सब कुछ याद आने लगा। उसने कटोरे में ऊपर देखा, उसे पदम सांप झांकता नजर आया। नाग ने अपने जिस्म को खोल दिया और रेंगता हुआ कटोरे से बाहर आ गया। बाहर आते उसने सांस लेकर अपना रूप बदलने की कोशिश की, मगर वो ऐसा न कर सका। समझ गया कि उस पर धार्ग ने जो पानी फेंका था ये उस पानी के तिलिस्म का असर है कि वो अपनी शक्ल नहीं बदल सकता। उसने पदम सांप से मुखातिब होकर कहा, पदम सांप, मैं नाग देवता हूँ मगर एक अजीब मुश्किल में गिरफ्तार हूँ। पदम सांप ने सर झुका दिया और बोला, नाग देवता मुझे हुक्म करें, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नाग ने कहा, मुझ पर किसी ने उस वक्त पानी फेंका था जब मैं इंसान की शक्ल में था। उस पानी पर जरूर किसी ने जादू किया हुआ था जिसकी वजह से मैं बेहोश होकर नस्वारी सांप बन गया। तुम्हारी फुंकार ने मेरे अंदर जिंदगी तो दोबारा पैदा कर दी है, मगर मैं अभी तक अपनी शक्ल नहीं बदल सकता। पदम सांप बोला, अजीम नाग देवता, मैं समझ गया हूँ। आप पर मेरे मालिक अफ्रीकी सपेरे ने नाग बूटी का सफूफ मिला पानी फेंका होगा। नाग बूटी के असर से नाग देवता दोबारा सांप बनकर बेहिस हो सकता है। नाग ने पूछा, तुम्हारा मालिक अफ्रीकी सपेरा कहाँ है? पदम सांप ने नाग को बताया कि उसका अफ्रीकी सपेरा झोंपड़ी के अंदर सो रहा है। नाग अब बात की तह तक पहुंच गया था कि ये सारी शरारत धार्ग की है और उसने हब्बाश की जायदाद पर खुद कब्जा करने के लिए ये सारी चाल चली होगी और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देने के लिए अफ्रीकी सपेरे से मदद हासिल की होगी। उसने पदम सांप से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरी खोई हुई ताकत मुझे कैसे हासिल हो सकती है?
पद्म सांप थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, अजीम नाग देवता, सबसे पहले तो आप मेरे साथ यहाँ से करीब ही एक गार में चलकर छुप जाएं, क्योंकि आपको किसी खास मकसद के लिए अफ्रीकी सपेरे ने हासिल किया है। वो कल धूप में आपको सुखाकर आपकी दवाई तैयार करना चाहता है। मैंने उसको एक अजनबी से बातें करते सुना था। चूंकि आपकी ताकत आर्जी तौर पर आपसे छीन ली गई है, इसलिए अफ्रीकी सपेरा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो उससे बचने की जरूरत है। उसके बाद दूसरे सांपों से मशवरा करूंगा कि आपकी खोई हुई ताकत कैसे वापस आ सकती है। नाग को पद्म सांप की तजवीज़ पसंद आई। वो ऐसी हालत में था कि अफ्रीकी सपेरा उसे हलाक कर सकता था। वो पद्म सांप के साथ चल पड़ा। पद्म सांप रात के अंधेरे में उसे लेकर नदी के पार एक टीले के तंगो तारीक गार में ले गया। इस गार में आगे जाकर एक सुराख बना हुआ था। पद्म सांप ने नाग से कहा, अजीम नाग देवता, आप इस बिल में घुसकर छुप जाएं। मैं वापस जाता हूँ। अफ्रीकी सपेरा इधर नहीं आएगा। अगर वो आया तो मैं उसे डसकर बेहोश कर दूंगा। उसके जिस्म में ऐसी कुव्वत आ गई हुई है कि वो किसी भी सांप के डसने से मर नहीं सकता, लेकिन मैं उसे बेहोश कर सकता हूँ। आप इत्मीनान से यहाँ छुपे रहें। मैं सुबह होते ही जंगल के सांपों को बुलाकर उनसे मशवरा करूंगा। नाग ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया पद्म सांप, मैं इसी जगह छुप जाता हूँ, लेकिन तुम्हें जल्दी अमल करना होगा क्योंकि मैं एक इंसान की मदद करना चाहता हूँ। पद्म सांप बोला, अजीम नाग देवता, मैं सुबह होते ही अपना काम शुरू कर दूंगा। मैं अभी अपना अमल शुरू कर देता, लेकिन जंगल के कुछ सांप दरिया पार गए हुए हैं जो सूरज निकलते ही वापस आ जाएंगे। मैं कल आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। पद्म सांप ने नाग को सलाम किया और गार से निकल गया। वह सीधा वापस अफ्रीकी सपेरे की झोंपड़ी में आकर अपनी हांडी में उतर कर बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जब सुबह हुई और सूरज निकला तो अफ्रीकी सपेरा झोंपड़ी से बाहर निकल आया। वो सीधा उस कटोरे की तरफ आया जिसके अंदर उसके ख्याल के मुताबिक नाग बंद था और जिसे आज वो धूप में सुखाकर अपनी जिंदगी की सबसे कीमती दुआ तैयार करना चाहता था। जो ही उसने कटोरे का ढकना उठाकर देखा, उसके पांव तले की जमीन निकल गई। कटोरा खाली था, नाग गायब था। अफ्रीकी सपेरे का तो रंग उड़ गया। नाग कहाँ चला गया? उसने इधर उधर देखा, नाग कहीं भी नहीं था। अब उसने झोंपड़ी के इर्द गिर्द झाड़ियों और दरख्तों में सांप की तलाश शुरू कर दी। वह हैरान था कि नाग के बेजान जिस्म में जान कैसे पैदा हो गई। नाग बूटी का असर कैसे जाया हो गया? ऐसा कभी हो नहीं सकता था। जरूर नाग सांप की किसी ने मदद की है। कोई गैर मामूली ताकत उसकी मदद के लिए आ गई होगी। अफ्रीकी सपेरा हैरान भी था और परेशान भी था। उसके हाथ से एक खजाना निकल गया था और वो कुछ नहीं कर सका था। किसी सांप से वो पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि उसे सांपों की जुबान नहीं आती थी। उसे ख्याल आया कि कहीं धार्ग तो सांप नाग को उड़ाकर नहीं ले गया, मगर उसे क्या जरूरत थी? शायद वो उसे जमीन में दफन कर देने के ख्याल से ले गया हो। मगर वो अगर नाग सांप को ले जाता तो उसे कटोरे समेत उठाकर ले जाता। कटोरा तो वहीं मौजूद था, जिसका मतलब ये था कि नाग सांप कटोरे में से खुद ही रेंगकर बाहर निकल गया है। इधर जंगल में अफ्रीकी सपेरा नाग को तलाश कर रहा था। दूसरी तरफ पद्म सांप ने जंगल के तमाम सांपों की एक मीटिंग बुला रखी थी। ये कुल 12 अदद बड़े ही खतरनाक किस्म के सांप थे। वो सारे के सारे अफ्रीकी सपेरे की झोंपड़ी से थोड़ी दूर एक घने दरख्त के नीचे बैठे थे। पद्म सांप उनके दरमियान ऊंचे पत्थर पर कुंडली मारे बैठा था। उसने तमाम सांपों को नाग देवता की मुसीबत से आगाह कर दिया था। एक सांप ने कहा, पद्म सांप, यहाँ से थोड़ी दूर पार एक पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक जादूगर सपेरे की खोपड़ी दफन है। कहते हैं कि आधी रात को अगर पद्म सांप उस खोपड़ी से कोई सवाल करे तो खोपड़ी उसका जवाब देती है। क्यों ना उससे चलकर नाग देवता के बारे में कुछ पूछा जाए। पद्म सांप को यह तजवीज पसंद आई। बाकी सांपों ने उसकी तायीद की। पद्म सांप बोला, अगर ये बात है तो मैं आज रात को ही पुराने कब्रिस्तान में जाकर सपेरे जादूगर की खोपड़ी से मुलाकात करूंगा। अब तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ। मैं नाग देवता को जाकर ये बात बताता हूँ कि उनकी तसल्ली हो जाए। सांप अपने अपने घरों को चल दिए और पद्म सांप सीधा नाग वाली गार की तरफ रवाना हो गया। नाग गार के अंदर बिल में खामोश बैठा था। पद्म सांप की बू से आई तो वो बिल में से बाहर आ गया। पद्म सांप ने उसे सारा माजरा सुनाया और कहा कि वो आज रात सपेरे की खोपड़ी से बात करने दरिया पार वाले कब्रिस्तान में जा रहा है। उसने नाग को यह भी बताया कि अफ्रीकी सपेरा उसके गुम हो जाने से बहुत परेशान है। नाग ने पद्म सांप को ताकीद की कि वो सपेरे की खोपड़ी को सब कुछ बता दे और उससे पूरा मशवरा लेकर सीधा उसी की तरफ आए। पद्म सांप ने जल्द वापस आने का वादा किया और वहां से वापस अपने झोंपड़े की तरफ आ गया। अफ्रीकी सपेरा झोंपड़े में परेशान बैठा था। उसे नाग अभी तक नहीं मिल सका था। उसने पद्म सांप को आते देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि ये किधर चला गया था। वो उससे कुछ पूछ तो नहीं सकता था, बस सोचकर ही रह गया कि ये कहाँ गया होगा। उसके दिल में शक सा पड़ गया कि हो सकता है नाग सांप के फरार कराने में पद्म सांप का हाथ हो। वो उसकी तरफ से होशियार हो गया। उसने पद्म सांप को जमीन पर से उठाकर प्यार किया और बोला, अरे तुम कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हो? फिर उसे जानबूझकर एक ऐसी हांडी में छोड़ दिया जिसका ढकना ऊपर से टूटा हुआ था। वो इस मार में था कि अब अगर पद्म सांप हांडी से निकलकर जंगल में गया तो वो उसका पीछा करेगा। अफ्रीकी सपेरा रात को सोने की बजाय झोंपड़ी के अंदर जाकर जागता रहा। उसकी निगाहें बाहर हांडी पर लगी थीं जिसमें पद्म सांप था।
अफ्रीकी सपेरे का शक दुरुस्त निकला। जब रात आधी हो गई तो पद्म सांप हांडी में से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। अफ्रीकी सपेरे ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पद्म सांप दरिया किनारे पहुंचकर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। अफ्रीकी सपेरा जल्दी से एक दरख्त की ओट में हो गया। पद्म सांप दरिया में उतर गया। यहाँ दरिया का पाट ज्यादा चौड़ा नहीं था। चंद सेकंड के बाद अफ्रीकी सपेरा भी दरिया में उतर गया। दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने पद्म सांप का ताक़ुब फिर से शुरू कर दिया। पद्म सांप वीरान अंधेरी घाटियों में से गुजरता आखिर एक पुराने कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। अपनी छठी हिस्स की मदद से उसने बहुत जल्द जादूगर सपेरे की कब्र तलाश कर ली। उस वक्त आधी रात गुजर गई थी। अफ्रीकी सपेरा हैरान था कि पद्म सांप इस कब्रिस्तान में किस लिए आया है। हो ना हो यहाँ किसी जगह नाग सांप छुपा हुआ है जिसको ये पद्म सांप मिलने आया है। जब उसने पद्म सांप को एक पुरानी कब्र के अंदर घुसते देखा तो वहीं एक तरफ अटकर पत्थरों की ओट में बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। पद्म सांप कब्र के अंदर गया तो देखा कि कब्र के नीचे लहद की मिट्टी में इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। उनके ऊपर एक इंसानी खोपड़ी मौजूद थी। यकीनन यही जादूगर सपेरे की खोपड़ी थी। पद्म सांप ने उसकी तरफ मुखातिब होकर कहा, ऐ जादूगर सपेरे की खोपड़ी, मैं पद्म सांप हूँ। नाग देवता पर इस वक्त एक मुसीबत आन पड़ी है। मैं उस मुसीबत का हल तलाश करने तेरे पास आया हूँ। अचानक खोपड़ी में हरकत पैदा हुई। फिर उसे सांप के फुंकार जैसी आवाज सुनाई दी। पद्म सांप, मैं जानता हूँ नाग देवता किसी मुश्किल में गिरफ्तार है। उसकी ताकत उसका साथ छोड़ गई है और ये महज इसलिए हुआ है कि नाग देवता एक यतीम नौजवान को उसका हक दिलाना चाहता था। जो लोग नेक काम करते हुए किसी मुश्किल में फंस जाए उनकी मदद करना हर इंसान और हैवान का फर्ज है। मगर इससे पहले मैं तुम्हें नाग देवता का इलाज बताऊं, मैं तुम्हें खबरदार करना चाहता हूं कि बूढ़ा अफ्रीकी सपेरा तुम्हारा पीछा करता कब्रिस्तान तक आ गया है और इस वक्त वो बाहर पत्थरों की ओट में बैठा है। पद्म सांप ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया जादूगर सपेरे की खोपड़ी, मैं उससे खुद ही निमट लूंगा, लेकिन तुम बराए मेहरबानी मुझे नाग देवता का कोई इलाज बताओ। जादूगर सपेरे की खोपड़ी ने कहा, उसका इलाज यह है कि जिस गार में नाग देवता छुपा हुआ है उसके बाहर भोज बूटी का पौधा लगा है। उस पौधे की एक शाख तोड़कर गार में उसे आग लगा दो। जब नाग देवता उसके धुएं में अच्छी तरह से नहा लेगा तो उसकी खोई हुई ताकत वापिस आ जाएगी। लेकिन मुझे खतरा है कि जो अफ्रीकी सपेरा तुम्हारा पीछा कर रहा है वो तुम्हारे पीछे पीछे नाग देवता के गार तक भी पहुंच जाएगा और वहां वो नाग को पकड़ लेगा। पद्म सांप ने कहा, मैं अभी उसे बाहर निकलकर डस देता हूँ। मेरे डसने से वो 20 घंटे तक बेहोश रहेगा। जादूगर सपेरे की खोपड़ी ने जवाब दिया, तुम बड़े नादान हो। यह अफ्रीकी सपेरा बड़ा अय्यार है। इसने एक ऐसी जड़ी बूटी का अरक पी रखा है कि अब इस पर किसी सांप के जहर का असर नहीं हो सकता। पद्म सांप ने पूछा, तो फिर तुम ही कोई तरीका बताओ कि मैं इसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। खोपड़ी ने कहा, मैं कोई तरीका नहीं बता सकता। जो कुछ मैंने तुम्हें बताना था बता दिया है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पद्म सांप चुपके से कब्र के सुराग से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसने जरा सी गर्दन उठाकर पत्थरों की तरफ देखा। वाकई वहां उसे अपने मालिक अफ्रीकी जादूगर का सर दिखाई दिया। वो भी पद्म सांप की तरफ देख रहा था। पद्म सांप ने कब्र की दूसरी तरफ से होकर तेजी से दरिया की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अफ्रीकी जादूगर पीछे कैसे रह सकता था, वो भी उसके पीछे दौड़ने लगा। वो तो ये मालूम करना चाहता था कि पद्म सांप कहाँ जाता है। उसने सपेरे की कब्र के साथ नाक लगाकर देख लिया था कि कब्र के अंदर से नाग सांप की बू नहीं आ रही थी। उसने पद्म सांप का पीछा शुरू कर दिया। पद्म सांप दरिया में उतरा तो उसके पीछे अफ्रीकी जादूगर भी उतर गया। पद्म सांप दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर जितनी जल्दी से दौड़ सकता था दौड़ने लगा। अफ्रीकी जादूगर ने भी सारी जिंदगी सांपों में गुजारी थी। वो भी उसके ताक़ुब में तेज तेज दौड़ने लगा। पद्म सांप ने सोचा कि अगर अफ्रीकी सपेरा उसके पीछे बराबर लगा हुआ है तो वो नाग देवता के गार की तरफ नहीं जाएगा। पद्म सांप एक दरख्त के पास रुक गया और पीछे देखने लगा। अय्यार अफ्रीकी सपेरा एक तरफ होकर छुप गया था। पद्म सांप ने देखा कि अफ्रीकी सपेरा उसके ताक़ुब में नहीं था। वो समझ गया कि अफ्रीकी सपेरा राह भूल गया है। फिर भी पद्म सांप ने कुछ देर इंतजार किया। जब अफ्रीकी सपेरा फिर भी ना आया तो उसने इत्मीनान का सांस लिया और नाग देवता के गार की तरफ रेंगने लगा। नाग देवता गार के अंदर ही मौजूद था। पद्म सांप ने नाग को कुछ बताने की बजाय बाहर से ही भोज बूटी की एक शाख मुंह से तोड़कर गार के अंदर ले जाकर रखी और उसे अपनी फुंकार से आग लगा दी। आग लगते ही बूटी में से धुआं उठने लगा। धुआं सारी गार में फैल गया। अब पद्म सांप ने चीखकर नाग से कहा, अजीम नाग देवता, खोपड़ी ने यह धुआं आपका इलाज बताया है। धुएं में अपने जिस्म को खोल दें। नाग ने पद्म की आवाज सुनते ही अपने जिस्म को खोल दिया। धुएं की लहरें उसके जिस्म से टकरा रही थीं। इतने में अफ्रीकी जादूगर भी गार में पहुंच गया। पद्म सांप बाहर भागने लगा तो अफ्रीकी सपेरे ने उसे कहा, बदबख्त, तूने मुझसे गद्दारी की। तूने नाग सांप को यहाँ छुपा दिया है। मुझे उसकी बू आ रही है। अब मैं उसे ऐसी जगह रखूंगा कि तेरा बाप भी उस तक ना पहुंच सकेगा। पद्म सांप घबरा गया। अफ्रीकी सपेरा गार में नाग की तरफ बढ़ा। पद्म सांप ने सांपों की आवाज में नाग को खबरदार किया। नाग देवता की उसे आवाज आई, फिक्र न करो पद्म, मेरी ताकत वापस आ रही है।
इतने में अफ्रीकी सपेरा नाग के सर पर पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर नाग के नसवारी सांप को उठाकर अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया। वो बहुत खुश था कि उसे नाग सांप वापस मिल गया और नाग ये सोचकर खुश था कि उसे उसकी ताकत वापस मिल गई है। अफ्रीकी सपेरा नाग सांप को लेकर अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। नाग खामोश था, अभी वो कोई हरकत नहीं करना चाहता था। अफ्रीकी सपेरे ने नाग सांप को झोंपड़ी में ले जाकर मिट्टी की हांडी में डालकर उसके ढकने पर एक भारी पत्थर रख दिया और गुस्से में बोला, सुबह सूरज निकलते ही मैं तुझे धूप में सुखाकर पीस डालूंगा। मैं तेरा सुरमा बना दूंगा। अब तू भागकर कहीं नहीं जा सकता। नाग दिल में हंस रहा था। वो भी सुबह के वक्त ही वापस हब्बाल के पास जाना चाहता था। रात थोड़ी सी बाकी थी। बहुत जल्द दिन निकल आया। सूरज तुलू हुआ तो अफ्रीकी सपेरे ने नाग वाली हांडी उठाई और उसे लेकर खुली जगह पर आ गया। हांडी उसने धूप में रख दी। उसने हांडी का ढक्कन उठा दिया और फिर नाग के नसवारी सांप को पकड़कर उसके जिस्म के साथ पक्की रस्सी बांधकर उसका सिर अपने हाथ में ले लिया और बोला, अब तू भागकर कहाँ जाएगा? नाग ने कोई जवाब न दिया। इसकी बजाय नाग ने आहिस्ता से सांस खींचकर छोड़ा तो वहां सांप की बजाय बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा था। शेर ने कैसी धाड़ मारी कि अफ्रीकी सपेरा दहशत के मारे गश खाकर वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। नाग ने करीब आकर उसे गौर से देखा, फिर स्याह उकाब की शक्ल इख्तियार करके हवा में उड़ान भरी और सीधा उस गार की तरफ उड़ गया जहां हब्बाल को उसने बैठने की हदायत की थी। हब्बाल बड़ी परेशानी की हालत में था। गार के करीब आकर नाग ने इंसानी शक्ल दोबारा इख्तियार की और गार में दाखिल होकर हब्बाल से कहा, मुझे देर हो गई दोस्त, मगर मैं तेरा सब इंतजाम कर आया हूँ। अब तुम मेरे साथ चलो और अपनी जायदाद अपने जालिम चचा हब्बाज से वापस ले लो। हब्बाल हैरान होकर नाग का मुंह तकने लगा। उसने नाग से कहा, नाग भैया ये तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? नाग बोला, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें वहां चलकर सब कुछ मालूम हो जाएगा। हब्बाल तैयार नहीं हो रहा था मगर नाग उसे साथ ले जाना चाहता था। उसने हब्बाल से कहा, वहां पहुंचने के बाद तुम कुछ ऐसी करामतें देखोगे कि जिन पर तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मगर तुम हैरान मत होना और मुझ पर भरोसा रखना। मैं हर हालत में हर शक्ल में तुम्हारा दोस्त ही हूँगा। हब्बाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। नाग बड़े जोश में था और अब वो हब्बाश और उसके मक्कार साथी धार पर अचानक और भरपूर हमला करना चाहता था। उसने हब्बाल को गार से बाहर लाते हुए कहा, मैंने अभी तक तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहता था, मगर अब मजबूर हो गया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हैरत अंगेज चीज अचानक देखकर तुम पर सख्ता तारी न हो जाए। मेरी बात गौर से सुनो। मैं एक बहुत बड़ा जादू जानता हूँ। उस जादू की मदद से मैं जो चाहे शक्ल इख्तियार कर सकता हूँ। इस पर हैरान होने की बजाय हब्बाल हंसने लगा और बोला, ये भला कैसे हो सकता है? मैं किसी जादू को नहीं मानता। मैंने आज तक ऐसा जादूगर नहीं देखा जो अपनी शक्ल बदल सकता हो। नाग पहले ही जोश में था। हब्बाल के इस जुमले ने जलती पर तेल का काम किया। उसने जोर से फुंकार मारी और हब्बाल की आंखों के सामने अब नाग की जगह एक बहुत बड़ा अजदा मौजूद था जिसके 7 मुंह थे और हर मुंह से सुरख जुबान बाहर निकलकर लहरा रही थी। हब्बाल तो खौफ के मारे कांपने लगा। नाग फौरन ही वापस इंसानी शक्ल में आ गया और हब्बाल के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या अब तुम्हें यकीन आ गया है? मैं इसलिए वापस इंसानी शक्ल में आ गया हूँ कि तुम कहीं बेहोश ना हो जाओ। हब्बाल का रंग अभी तक जर्द था। अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए बोला, तुम सचमुच बहुत बड़े जादूगर हो, मगर ये काम तुमने पहले क्यों ना किया जो अब करने जा रहे हो? नाग ने कहा, मैं शराफत से काम ले रहा था मगर अब मालूम हुआ कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अब तो मेरे साथ आओ, हम तुम्हारी हवेली की तरफ जा रही हैं। दिन की रोशनी जंगल में चारों तरफ फैली हुई थी। नाग ने हब्बाल को साथ लिया और जंगल में शहर जाने वाली सड़क पर चलने लगा। जब शहर सामने नजर आने लगा तो नाग ने कहा, तुम अपनी हवेली के करीब एक जगह छुपकर बैठे रहना। मुझे जो कुछ करना होगा मैं खुद ही जाकर करूंगा। तुम छुपकर देखते रहना और जब मैं आवाज दूं तो आ जाना। नाग और हब्बाल शहर में दाखिल हो गए। जब हब्बाश की हवेली सामने दिखाई दी तो हब्बाल एक दरख्त की ओट में होकर छुप गया। नाग ने कहा, जब तक मैं ना पुकारूं तुम इसी जगह छुपे रहना। नाग इतना कहकर हब्बाश की हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। नाग अंदर दाखिल होने लगा तो पहरेदारों ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हें दाखिले की इजाजत नहीं है। नाग ने एक फुंकार मारकर अपनी शक्ल सांप में तब्दील की तो दोनों पहरेदार बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़े। नाग ने दोबारा इंसानी शक्ल बदल ली और हवेली में दाखिल होकर सीधा हब्बाश के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के बाहर बरामदे में धार्ग एक कनीज से कोई बात कर रहा था। उसकी नजर जो नाग पर पड़ी तो वहीं उसे देखते का देखता रह गया। नाग ने बुलंद आवाज में कहा, मक्कार शख्स, तू समझ रहा था कि मैं मर चुका हूँ, मगर मैं तुम्हारी मौत बनकर यहाँ फिर आ गया हूँ। अब तू मुझसे बच नहीं सकेगा। धार्ग फौरन हब्बाश के कमरे की तरफ दौड़ा। नाग भी उसके पीछे लपका। अंदर गया तो 4 मुहाफिज तलवारें लहराते हुए उसकी तरफ बढ़े। हब्बाश पलंग पर घबराया हुआ सा बैठा था। धार्ग ने चीख कर कहा, खत्म कर दो इस नाग के बच्चे को। नाग ने सांस भरा और एक चिड़िया बनकर फिजा में बुलंद होकर छत के नीचे उड़ने लगा। धार्ग ने कहा, इस पर तीर चलाओ। पहरेदारों ने तीर अंदाजों को बुला लिया।
तीरंदाज अभी कमरे के बाहर ही थे कि नाग ने फर्श पर उतरते ही एक बहुत बड़े मस्त अफ्रीकी हाथी की शक्ल इख्तियार की और पहाड़ की तरह झूमते हुए आगे बढ़कर चारों तलवार वाले पहरेदारों को सूंड में लपेटकर इतनी जोर से उछाला कि छत से टकराकर उनकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। हब्बाश का चेहरा उतर गया था। धार्ग बाहर को भागने लगा तो नाग ने अपनी सूंड बढ़ाकर उसे लपेट में ले लिया। उसे लपेटकर ऊपर उठाया और जोर से फर्श पर पटक दिया। धार्ग फिर न उठ सका। नाग ने उसके सीने पर अपना चट्टान जैसा पांव रखकर इतनी जोर से दबाया कि धार्ग का जिस्म फर्श के साथ चिपक कर रह गया। अब नाग ने हब्बाश को अपनी सूंड में उठा लिया। हब्बाश ने फरियाद की, नाग मुझे मुआफ कर दे, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे धार्ग ने गलत मशवरा दिया था। अब वहां दूसरे लोग भी आ गए थे। हाथी को हब्बाश की ख्वाबगाह में देखकर सभी वहां से सर पर पांव रखकर भाग गए। बाकी नाग ने हब्बाश को आराम से उसके बिस्तर पर बिठा दिया और खुद इंसानी शक्ल में वापस आते हुए बोला, हब्बाश तुमने मेरी ताकत को अपनी आंखों से देख लिया है। अब मैं तुमको हुक्म देता हूं कि अपने भतीजे को उसका हक वापस कर दो। हब्बाश तो नाग के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाता हुआ बोला, हजूर मैं तैयार हूँ। और वह पलंग की तरफ बढ़ा, सराने के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला और नाग को देकर बोला, ये मेरे खजाने की चाबियां हैं और मैं जायदाद के कागजों पर अभी मोहर लगाकर तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम हब्बाल को दे दो। कहाँ है मेरा प्यारा भतीजा? नाग मुस्कुराया, अब तुम्हें प्यारे भतीजे का भी ख्याल आ गया। अभी बुलाता हूँ मैं उसे। तुम उतनी देर में जायदाद के कागजात निकाल कर तैयार करो। नाग कमरे से निकल आया। हवेली के गेट में से गुजरकर उसने दरख्त की तरफ मुंह करके बुलंद आवाज में हब्बाल को आवाज दी और कहा, हब्बाल आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा हक वापस मिल रहा है। हब्बाल दरख्त की ओट में से निकलकर हवेली में आया तो नौकरों और कनीजों ने मुस्कुराकर उसका खैर मकदम किया। सबको मालूम था कि हवेली का असल मालिक हब्बाल ही है। वो जालिम हब्बाश की वजह से जुबान नहीं खोल सकते थे। लैला ने हब्बाल को देखा तो खामोशी से सर झुका लिया। हब्बाल ने करीब जाकर कहा, लैला हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर हमें शादी करने में क्या एतराज हो सकता है। हब्बाश ने लपक कर अपने भतीजे हब्बाल को गले लगा लिया और जायदाद के सारे कागजात उसके हवाले करते हुए कहा, प्यारे भतीजे मैं सीधे रास्ते से भटक गया था, अब वापस आ गया हूँ। खुदा सीधे रास्ते पर वापस आ जाने वालों के पिछले गुनाह मुआफ कर देता है। तुम भी मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को मुआफ कर देना। अब ये हवेली सारी जायदाद तुम्हारी है। लैला से तुम्हारी शादी करके मैं मुल्क यूनान की तरफ निकल जाऊंगा। बाकी जिंदगी मैं किसी तन्हा जजीरे में रहकर बसर करना चाहता हूँ। दूसरे रोज लैला और हब्बाल की शादी हो गई। नाग ने दोनों को हीरे की एक एक अंगूठी पहनाई। ये अंगूठियां पदम सांप ने अपनी मर्जी और अपनी खुशी से नाग को दी थीं। इससे अगले रोज हब्बाश मुल्क यूनान की तरफ जाने लगा तो नाग ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि अपने एक गुमशुदा भाई की तलाश में मुल्क यूनान की तरफ चलूं। हब्बाश बड़ा खुश हुआ, बोला, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम मेरे साथ ही चलो। मुझे एथेंस की बंदरगाह से दूसरा जहाज लेकर जजीरे की तरफ जाना है। उससे अगले दिन नाग ने हब्बाल और लैला से इजाजत ली। हब्बाश ने अपने दामाद और बेटी को प्यार किया, दुआएं दी और नाग के साथ बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया, जहां से उन्होंने एक समुद्री जहाज पकड़ा और मुल्क यूनान की तरफ सफर शुरू कर दिया। अंबर, थ्यूसोंग और मारिया मुल्क यूनान में ही थे और केटी की तलाश से मायूस होकर एथेंस शहर को अलविदा कहकर इसी मुल्क के एक शहर स्पार्टा की तरफ रवाना हुए थे। जबकि दूसरी तरफ चालाक जादूगर गम्बाश केटी को लेकर जहाज में बैठा अफ्रीका के मुल्क सूडान की तरफ जा रहा था। केटी गम्बाश की मरहुमा बीवी विशाखा की शक्ल में उंगली के बराबर साइज की होकर गम्बाश की जेब में बंद थी। केटी का सर गम्बाश की मुर्दा बीवी का है और काला हबशी औरत जैसा है, जबकि उसका बाकी का जिस्म गोरा है। वो नन्हे कद की हो चुकी है। उसे थ्यूसोंग ने साथ ले जाने के लिए छोटा किया था, मगर जादूगर गम्बाश ने अय्यारी से काम लेते हुए मारिया से केटी को छीन लिया। अब वो अफ्रीका के बहुत मशहूर मुल्क सूडान की तरफ जा रहा है कि वहां नन्ही सी विशाखा केटी को सूडान के बादशाह के दरबार में पेश करके उसके बदले में उससे भारी इनाम इकराम हासिल करे। गम्बाश अभी समुद्र में सफर कर रहा है, जबकि नाग समुद्री जहाज में बैठा मुल्क यूनान के शहर एथेंस की तरफ आ रहा है। अब हम अंबर और थ्यूसोंग मारिया की तरफ जाते हैं। जब वो एथेंस से चलकर स्पार्टा शहर की तरफ रवाना हुए तो आसमान बिल्कुल साफ था और धूप निकली हुई थी। स्पार्टा का शहर एथेंस से ज्यादा दूर नहीं था और सारा रास्ता पहाड़ी था। अंबर और थ्यूसोंग घोड़ों पर सवार थे। मारिया गैबी हालत में उनके साथ साथ हवा में उड़ती चली जा रही थी। स्पार्टा भी दूर था कि रास्ते में उन्हें दरिया के किनारे एक छोटा सा शहर नजर आया। जब वो उस शहर में पहुंचे तो ये देखकर बड़े हैरान हुए कि शहर की सब दुकानें दिन के वक्त भी बंद थीं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां भी बंद थीं। पहले तो वो ये समझे कि शायद ये लोग उस रोज छुट्टी करते हैं। वो एक वीरान सुनसान बाजार में से गुजर रहे थे कि अचानक एक मकान की खिड़की खुली और एक औरत ने चिल्लाकर अंबर और थ्यूसोंग से कहा, क्या तुम मरना चाहते हो जो यूं बाजार में फिर रहे हो? क्लोपस की कुर्बानी के लिए राजा को 2 नौजवानों की जरूरत है। कहीं उसके आदमी तुम्हें ना पकड़ लें, कहीं छुप जाओ। ये कहकर औरत ने खिड़की बंद कर दी। अंबर ने हैरान होकर थ्यूसोंग की तरफ देखा। मारिया बोली, ये क्लोपस कौन है?
जिसकी कुर्बानी के लिए यहाँ के राजा को मजीद 2 आदमियों की जरूरत है। अंबर ने कहा, मालूम होता है इस शहर के कुछ नौजवानों को कुर्बानी के लिए पकड़ा गया है और अब राजा के आदमी मजीद 2 आदमियों की तलाश में हैं। मारिया बोली, वो घरों में घुसकर 2 आदमी क्यों नहीं पकड़ लेते? थ्यूसोंग सर खुजाते हुए बोला, हो सकता है इसके लिए शर्त हो कि ऐसे 2 नौजवानों को पकड़ा जाए जो मकान से बाहर बाजार में घूम रहे हों। अंबर बोला, मेरा ख्याल है इस मुसीबत ज़दा शहर से बाहर ही निकल जाएं तो बेहतर है। मारिया ने कहा, इसकी बजाय हमें इस मुसीबत ज़दा शहर की मदद करनी चाहिए। थ्यूसोंग कहने लगा, इस शहर की मदद करते करते कहीं हम किसी मुश्किल में न फंस जाएं। अभी पहले ही हमें नाग और केटी का कुछ पता नहीं चल रहा। अभी थ्यूसोंग ने जुमला ही कहा था कि एक तरफ से घोड़े के टापों की आवाज आई। क्या देखते हैं कि 7 घोड़ों पर 7 जीरापोश सवार नेज़े लहराते उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अंबर ने कहा, अब भागना नहीं, यहीं खड़े रहो, देखते हैं कि ये लोग हमें कहाँ ले जाते हैं। और वो भला क्लोपस क्या शय है? घुड़सवार लंबे तिरंगे यूनानी थे। उन्होंने अंबर और थ्यूसोंग को घेरे में ले लिया। उनके दस्ते के सरदार ने बुलंद आवाज में हुक्म दिया, तुमको देवता क्लोपस ने अपनी कुर्बानी के लिए चुन लिया है। राजा के हुक्म से हमारे साथ चलो। अंबर ने कहा, मगर तुम लोग हमें कहाँ लिए जा रहे हो? सरदार ने कड़क कर कहा, खामोश रहो, ये तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। मारिया ने आहिस्ता से अंबर से कहा, खामोशी से चले चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थ्यूसोंग सर खुजाने लगा, बोला, हम तो यहाँ परदेसी हैं। यूनानी सरदार ने कहा, हमें ऐसे ही आदमियों की जरूरत थी। अंबर ने कहा, थ्यूसोंग अब क्या हो सकता है, जहाँ ये ले जाती हैं इनके साथ चलते हैं। साथ ही अंबर ने थ्यूसोंग को हल्की सी आंख मार दी, जिसका मतलब था कि हम इस क्लोपस की कुर्बानी के राज को हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो लोग कौन हैं जिन्हें हमसे पहले इन्होंने पकड़ रखा है और जिनको ये कुर्बान करने वाले हैं। यूनानी सिपाहियों ने अंबर और थ्यूसोंग के हाथ रस्सी से उनकी पीठ पर बांध दिए और उन्हें पैदल चलाते हुए लेकर एक तरफ को रवाना हो गए। इस छोटे से शहर के सुनसान बाजारों में से गुजरते हुए घुड़सवारों का ये दस्ता दरिया पर पहुंच गया। यहाँ एक तरफ दरिया पर कश्तियों का पुल बना हुआ था। पुल भी खाली और वीरान था, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। पुल पार करने के बाद घुड़सवार सिपाही अंबर और थ्यूसोंग को लिए एक टीले की चढ़ाई चढ़ने लगे। मारिया उनके साथ साथ जा रही थी। टीले की दूसरी जानिब उतरने के बाद एक खुला मैदान आ गया, जिसके एक जानिब गहरे स्याह रंग की पानी की झील थी। झील के किनारे पत्थर की सीढ़ियां नीचे पानी में उतरती थीं। यहाँ अंबर और थ्यूसोंग ने देखा कि किनारे पर सीढ़ियों के ऊपर एक कितार में बांस के खंभे लगे थे। उन खंभों पर रस्सी के साथ इंसानी खोपड़ियां लटक रही थीं। सीढ़ियों के पास ही एक कोठरी थी, जिसके बाहर 2 यूनानी सिपाही तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। अंबर और थ्यूसोंग को उस कोठरी में धकेलकर दरवाजा बंद कर दिया गया। मारिया भी उनके साथ ही कोठरी में दाखिल हो गई। कोठरी के अंदर हल्का हल्का अंधेरा था। पत्थर का फर्श गीला था। पहले तो अंबर और थ्यूसोंग को कुछ नजर न आया, फिर दीवार के ऊपर हवा के लिए बने हुए छोटे से गोल सुराख में से दिन की मध्यम रोशनी में उन्हें फर्श पर कोने में 2 इंसानी साए सिमटे हुए नजर आए। अंबर और थ्यूसोंग उनके करीब आए तो मालूम हुआ कि उनमें से एक जर्द दहशतजदा चेहरे वाली एक लड़की है और दूसरा एक नौजवान है। वो दोनों अंबर और थ्यूसोंग की तरफ हसरत भरी आंखों से तक रहे थे। अंबर ने पूछा, क्या तुम्हें क्लोपस की कुर्बानी के लिए लाया गया है? लड़की और लड़के ने कोई जवाब ना दिया। वो टिकटिकी बांधे अंबर और थ्यूसोंग की तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने इंतहाई मायूसी के साथ अपने सर झुका दिए और घुटनों को सीने से लगाकर गहरी सोच में डूब गए। थ्यूसोंग ने अंबर से कहा, शायद खौफ की वजह से इनकी बोलने की ताकत खत्म हो गई है। थ्यूसोंग और अंबर यूनानी जुबान ही में बातें कर रहे थे। मारिया अभी तक खामोश थी। एक अजनबी लड़की और लड़के की मौजूदगी में वो बोलना भी नहीं चाहती थी। अंबर थ्यूसोंग को मालूम था कि मारिया उनके साथ है, क्योंकि उन्हें मारिया की तेज खुशबू बराबर आ रही थी। अंबर ने लड़की के कंधे पर आहिस्ता से हाथ रखा और बड़ी नरमी से कहा, बहन तुम जवाब क्यों नहीं देती? क्या तुमको यहाँ क्लोपस पर कुर्बान करने के लिए लाया गया है? अब नौजवान लड़के ने अपने सूखे हुए खुश्क होंठों पर अपनी जुबान फेरी और उदास आवाज में बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि थोड़ी देर बाद हमारे साथ तुम्हें भी क्लोपस की भीड़ चढ़ा दिया जाएगा? अंबर और थ्यूसोंग लड़के को तकने लगे। थ्यूसोंग ने कहा, क्या तुम भी हमारी तरह इस शहर में अजनबी हो? लड़की बोली, हम स्पार्टा के रहने वाले हैं, हम दोनों बहन भाई हैं। हम शहर में दाखिल हुए ही थे कि यहाँ के सिपाहियों ने हमें जबरदस्ती पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें देवता क्लोपस पर कुर्बान कर दिया जाएगा, और फिर हमें रस्सियों से जकड़कर यहाँ ले आए। अंबर ने कहा, हम भी परदेसी हैं और ये लोग हमें भी अपने देवता क्लोपस पर कुर्बान करने के लिए यहाँ पकड़ कर ले आए हैं। थ्यूसोंग ने सवाल किया, ये देवता क्लोपस कौन है और उस पर हमें किस तरह कुर्बान किया जाएगा? अब लड़की आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भरकर रोने लगी। उसके भाई ने उसको अपने साथ लगा लिया और कहा, रो मत मेरी प्यारी बहन, हमारी किस्मत में ऐसी ही मौत लिखी थी, हम कुछ नहीं कर सकते। लड़की अपने भाई से लिपट गई और रोते हुए बोली, योराई मेरे प्यारे भाई, मैं तुझे मरता नहीं देख सकती। इन लोगों से कहना कि वो पहले मुझे कुर्बान करें।
दोनों नौजवान बहन भाई एक दूसरे से लगकर सिसकियां भरने लगे। मारिया, अंबर और थ्यूसोंग के दिल हिल गए। ये बड़ा ही दर्दनाक मंजर था। अंबर से ना रहा गया। उसने लड़की के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी प्यारी बहन, हौसला करो। जिंदगी और मौत देवता क्लोपस के हाथ में नहीं है, बल्कि खुदा के हाथ में है। खुदा ने चाहा तो देवता क्लोपस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लड़की ने आंसुओं भरा चेहरा उठाया, अंबर की तरफ हैरानी से देखा और बोली, क्या तुम्हें अपनी मौत का अफसोस नहीं? तुम दोनों को भी तो हमारे साथ ही कुर्बान कर दिया जाएगा। फिर तुम हमें किस तरह हौसला दे रहे हो? थ्यूसोंग ने कहा, भाई हम मर भी गए तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन तुम दोनों बहन भाई हो। बहन भाई को तो एक दूसरे के सामने जिंदा रहना चाहिए। लड़की के भाई ने अपनी बहन के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी अच्छी बहन नौरीना, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें सब्र से मौत को गले लगाना चाहिए। उन्हें मौत का यकीन हो गया था, और होता भी क्यों ना। वो कोठरी में बंद थे। बाहर तलवार लिए पहरेदार खड़े थे। उन्हें वहां से कोई नहीं बचा सकता था। अंबर कहने लगा, ये हमें कैसे हलाक करेंगे? लड़की नौरीना ने सर झुका लिया और धीरे धीरे सिसकियां भरने लगी। उसके भाई योराई ने सूखी आवाज में कहा, हमें कुछ मालूम नहीं। सुना है देवता क्लोपस अपने शिकार का सर काट देता है, जिसको ये लोग झील किनारे बांस से लटका देते हैं। लड़की नौरीना अपने भाई से लिपटकर आंसू बहाने लगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और लंबे तिरंगे 4 यूनानी सिपाही तलवारें लिए अंदर दाखिल हुए। लड़की चीख मारकर रोने लगी। अंबर और थ्यूसोंग भी एक तरफ हो गए। इन यूनानी सिपाहियों का सरदार भी इनके साथ था। उसने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले लड़की को कुर्बानी के लिए पेश किया जाएगा। देवता क्लोपस के आने का वक्त हो गया है, इसे बाहर ले आओ। लड़की का भाई अपनी बहन से लिपट गया था। वो उसे छोड़ नहीं रहा था। वो चीख रहा था, मेरी बहन को छोड़ दो, मुझे ले चलो, मुझे पहले ले चलो, मेरी बहन को ना ले जाओ। लड़की का ये हाल था कि उसका जिस्म ठंडा बर्फ पड़ गया था। आंसू खत्म हो गए थे। हलक से आवाज नहीं निकलती थी। सिपाही लड़की को घसीटते हुए कोठरी से बाहर ले गए। कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया गया। लड़का सदमे से बेहोश हो गया। अब मारिया ने अंबर से कहा, तुम और थ्यूसोंग यहीं ठहरो इस लड़के के पास, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। अंबर ने कहा, लड़की की हिफाजत करना। मारिया बोली, मैं इसीलिए जा रही हूँ। और मारिया कोठरी के बंद दरवाजे में से बाहर निकल गई। अंबर और थ्यूसोंग उठकर बंद दरवाजे की झिर्री में से बाहर देखने लगे। बाहर झील के किनारे सीढ़ियों के सामने यूनानी सिपाही तलवारें हाथों में लिए निस्फ दायरे की शक्ल में थोड़े थोड़े फासले पर बड़े अदब से बिल्कुल सीधे खड़े थे। यूनानी सरदार उन सबके आगे था। लड़की को दरमियान में लाकर जमीन में गाड़ी हुई लकड़ी की मेख के साथ बांधकर उसका सर झुका दिया गया था। मौत के खौफ से लड़की की आवाज नहीं निकल रही थी। साफ महसूस हो रहा था कि वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। उसने खुद ही अपना सर झुका दिया था। यूनानी सरदार ने झील की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में कहा, अजीम देवता क्लोपस, तेरी पहली कुर्बानी तेरे हजूर पेश की जा रही है, उसे आकर कबूल कर। अंबर और थ्यूसोंग बंद दरवाजे की झिर्री से ये मंजर देख रहे थे। थ्यूसोंग बोला, मारिया को इसे बचाना होगा। अंबर ने आहिस्ता से कहा, खामोश, बाहर पहरेदार है। मारिया इसीलिए बाहर गई है, वो वहां मौजूद होगी। मारिया वहां मौजूद थी और हालात का जायजा ले रही थी। वो बिल्कुल तैयार थी कि अगर किसी सिपाही ने तलवार से लड़की पर हमला करना चाहा तो वो उस सिपाही को वहीं मौत की नींद सुला देगी। मगर कोई सिपाही तलवार लेकर लड़की की तरफ न बढ़ा, बल्कि सबकी नजरें झील पर लगी थीं, जैसे वहां से कुछ निकलने वाला हो। और फिर ऐसा हुआ कि झील की सतह पर पानी में हलचल पैदा हुई। फिर ऊंची मौजें उठने लगीं। उसके बाद अचानक झील की उभरती हुई लहरों में से एक देवनुमा आदमी नमूदार हुआ, जिसका सर अजदहा का और बाकी जिस्म इंसान का था। वो इतना बड़ा था कि सिपाही उसके सामने नन्हे नन्हे बौने मालूम हो रहे थे। उस देव पैकर बला के सारे जिस्म पर स्याबाल थे और अजदहा के मुंह में से एक लंबी सुर्ख जुबान एक गरज के साथ बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं। मारिया तेजी से लपक कर कोठरी में आई और घबराई हुई आवाज में बोली, थ्यूसोंग, ये वक्त तेरी खुफिया ताकत की आजमाइश का है, इसे बाहर निकलकर उंगली से छू। ये कहकर मारिया दोबारा भागकर लड़की के पास आ गई कि कहीं उस पर कोई सिपाही तलवार से हमला न कर दे। लेकिन सब सिपाही सर झुकाए खड़े थे, जैसे देवता क्लोपस का एहतराम कर रहे हों, उसे सलाम कर रहे हों। यूनानी सरदार ने सर को झुकाकर कहा, अजीम देवता क्लोपस, तेरी कुर्बानी हाजिर है। अंबर ने थ्यूसोंग से कहा, मारिया ने ठीक कहा है, बाहर जाकर इस जिन को उंगली लगाकर चूहे के बराबर कर दो। थ्यूसोंग ने कहा, बाहर पहरेदार खड़े हैं। अंबर बोला, तुम उनकी परवाह न करो, मैं दरवाजा तोड़े देता हूं तुम्हारे लिए। बाहर देवता क्लोपस अब झील में से निकलकर किनारे पर आकर खड़ा हो गया था। वो किसी ऊंचे मीनार की तरह लग रहा था। उसने अपना अजदहे का सर नीचे झुका दिया। सर के झुकते ही यूनानी सरदार ने बुलंद आवाज में कहा, कुर्बान होने वाली लड़की का सर काट दिया जाए और इसका धड़ देवता के हजूर पेश किया जाए। मारिया पहले से होशियार खड़ी थी। जो ही एक सिपाही तलवार लिए लड़की का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, मारिया ने लपककर उसके हाथ से तलवार छीन ली और फिर सिपाही को गर्दन से पकड़कर इतनी जोर से हवा में उछाला
कि वो फिजा में लड़खनियां खाता हुआ झील में जा गिरा। ये मंजर देखकर सिपाही और यूनानी सरदार शशदर होकर रह गए। देवता क्लोपस के अजदा के जबड़ों में से गजबनाक आवाजें निकलने लगीं। दूसरा सिपाही आगे बढ़ा तो उसके साथ भी यही हशर हुआ। दूसरी तरफ अंबर ने बंद दरवाजे को धक्का देकर तोड़कर 2 टुकड़े कर दिया और थ्यूसोंग कोठरी में से निकलकर सीधा देवता क्लोपस की तरफ दौड़ा और उसकी टांग के पास पहुंचकर उसकी पिंडली से अपनी उंगली लगा दी। मगर क्लोपस पर थ्यूसोंग की उंगली का कोई असर न हुआ। वो छोटा न हुआ बल्कि सख्त गुस्से में आ गया। उसने अपनी पिंडली के पास थ्यूसोंग को देख लिया था। उसने अपना लंबा चौड़ा हाथ थ्यूसोंग पर मारा और थ्यूसोंग लुढ़कता हुआ झील में जा गिरा। दूसरी तरफ सिपाही यूनानी लड़की का सर काटने के लिए दौड़े। अब यूनानी सरदार भी उनके साथ था। मारिया ने यह मामला देखा तो तलवार से लड़की की रस्सियां काट डाली और उसे उठाकर अपने कांधे पर बिठा लिया। सिपाही और यूनानी सरदार तलवार उठाए वहीं के वहीं रह गई क्योंकि लड़की गायब हो गई थी। मारिया के कांधे पर आते ही लड़की उनको दिखाई नहीं दे रही थी। यूनानी सरदार ने देवता क्लोपस की तरफ बौखला कर देखा और घबराई हुई आवाज में कहा, अजीम देवता, आपकी कुर्बानी गायब हो गई। देवता क्लोपस के अजदा वाले मुंह से भयानक गिड़गिड़ाहट की आवाजें निकलने लगीं। वो लंबे बाजू इधर उधर मारता उस तरफ बढ़ा जहां लड़की थोड़ी देर पहले सर झुकाए बैठी थी। सिपाही डरकर दूर दूर हट गए। क्लोपस ने लकड़ी की खाली मेख जमीन में से उठाकर फिजा में उछाल दी। उसने एक भयानक चीख मारी। यूनानी सरदार पुकार उठा, कोठरी से दूसरे आदमी को कुर्बान करने के लिए लाओ, जल्दी करो। सिपाही कोठरी की तरफ भागे जिसका दरवाजा पहले ही से टूट चुका था और अंबर वहां सीना ताने खड़ा था। सिपाही उसकी तरफ आए तो उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं खुद तुम्हारे देवता के पास जा रहा हूं, मुझे पकड़कर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर अंबर तेजी से देव पैकर क्लोपस के सामने आ गया। क्लोपस उसके सामने पहाड़ की तरह खड़ा गुस्से से दाएं बाएं झूल रहा था। अंबर ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी और चिल्लाकर कहा, क्लोपस, मैं तेरी मौत बनकर आया हूं। आज के बाद बेकसूर इंसानों को तेरे जुल्म से निजात मिल जाएगी। सिपाही अंबर पर टूट पड़े और उसकी गर्दन पर तलवारों के वार करने लगे कि उसकी गर्दन कट जाए और उसका धड़ देवता क्लोपस के हजूर पेश कर दिया जाए। सिपाहियों की एक एक करके सारी तलवारें टूट गईं, मगर अंबर की गर्दन पर खराज तक न आई। यूनानी सरदार दहशत ज़दा हो गया। देवता क्लोपस के हलक से एक भयानक चीख निकली और उसने अंबर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अंबर को मालूम था कि कोठरी में यूनानी लड़की नोरीना का भाई बेहोश पड़ा है। चुनाचे वो कोठरी की तरफ भागा। क्लोपस अंबर के पीछे दौड़ा। वो उसके सर पर पहुंच गया। अंबर ने पलटकर उसकी टांग पर अपने आप को इतनी जोर से मारा कि देव पैकर क्लोपस लड़खड़ाकर एक तरफ को झुक गया। अंबर ने चिल्लाकर मारिया से कहा, मारिया, इस जिन को गिरा दो। मारिया ने यूनानी लड़की नोरीना को अपने कांधे पर उठा रखा था। यूनानी लड़की की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसे ना तो ये नजर आ रहा था कि वो किसके कांधे पर सवार है और ना अपना जिस्म ही नजर आ रहा था। दहशत के मारे वो बेहोश हो गई। मारिया ने बेहोश नोरीना को अपने कांधे पर लटका लिया और फिजा में ऊपर को उछली और फिर पूरी ताकत से देव कामत क्लोपस के सीने से टकरा गई। मारिया की टक्कर से क्लोपस नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरने से जमीन हिल गई जैसे जलजला आ गया हो। यूनानी सरदार और सिपाही ये समझे कि कोई दूसरा देवता अपनी फौज लेकर आ गया है और क्लोपस देवता से उसका मुकाबला शुरू हो गया है। चुनाचे वो अपने साथियों को लेकर वहां से फरार हो गया। क्लोपस गिरने के बाद गुर्राता गरजता हुआ दोबारा उठा और झील की तरफ चलने लगा। उस वक्त झील में से थ्यूसोंग बाहर निकल रहा था। क्लोपस अफरीद की उस पर निगाह पड़ गई। उसने थ्यूसोंग को अपनी मुट्ठी में मेंढक की तरह उठा लिया और झील में छलांग लगा दी। मारिया ने चीखकर अंबर से कहा, अंबर, इस अफरीद के पीछे जाओ। इसने थ्यूसोंग को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि अंबर क्लोपस के पास जाता, वो झील के पानी में उतरकर गायब हो चुका था। मारिया ने यूनानी लड़की नोरीना को अपने कांधे से उतार दिया। जमीन पर आते ही नोरीना अपने आप को देखने लगी। वो इस बात पर दहशत ज़दा थी कि उसे कौन सी गैबी औरत ने अपने कांधे पर उठाकर गायब कर दिया था। वो उसका नाम मारिया सुन चुकी थी, मगर मारिया उसे नजर नहीं आ रही थी। अंबर झील के किनारे मौजूद था। नोरीना अपने भाई की खबर लेने दौड़ी। उसका भाई योराई होश में आ चुका था और सहमा हुआ कोठरी के दरवाजे से लगा। जिन भूतों की ये खौफनाक लड़ाई देखता रहा था। अफरा तफरी की वजह से मारिया का राज चूंकि नोरीना और योराई पर खुल चुका था, इसलिए उसने नोरीना की तरफ देखकर कहा, नोरीना, मैं एक गैबी लड़की मारिया हूँ। इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम और तुम्हारा भाई खौफनाक क्लोपस का शिकार बनने से बच गया है, मगर हमारा एक भाई थ्यूसोंग देवता क्लोपस के हत्थे चढ़ गया है। इतने में अंबर करीब आ गया। वो घबराया हुआ था। मारिया, थ्यूसोंग की तलाश में तुम्हें झील के अंदर जाना होगा। मारिया ने कहा, मैं जाती हूँ। तुम नोरीना और योराई दोनों बहन भाई को लेकर यहाँ से दूर वो जो सामने ऊंची पहाड़ी दिखाई देती है उसकी चोटी पर जाकर छुप जाओ। मैं थ्यूसोंग का पता लगाकर वहीं आऊंगी, जल्दी करो।
अगर यूनानी सिपाही वापस आ गए तो फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अंबर ने कहा, मगर तुम देर मत करना। थ्यूसोंग को जैसे भी हो साथ लेकर आना। मैं इन बहन भाई को लेकर सामने वाले पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ। अंबर ने योराई और उसकी बहन नौरीना को साथ लिया और पहाड़ी की तरफ तेज तेज चलने लगा। मारिया ने अपने आप को झील के पानी में गिरा दिया। वो पानी में भीगे बगैर झील की गहराई में उस जगह नीचे उतरती चली गई जहां थोड़ी देर पहले देवता क्लोपस थ्यूसोंग को मुट्ठी में बंद करके गायब हो गया था। मारिया झील के अंदर नीचे जा रही थी। उसे झील के पानी के अंदर हर शय धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। उसे कहीं भी देवता क्लोपस या थ्यूसोंग नजर नहीं आ रहे थे। झील काफी गहरी थी। मारिया और नीचे चली गई। अब वहां पानी के अंदर तह में ऊंची नीची जमीन पर कई किस्म की समुद्री झाड़ियां उगी हुई थीं और बड़े बड़े पत्थर जमीन से किंगरों की तरह बाहर को निकले हुए थे। यहाँ कई एक गार से बने हुए थे, मगर हर गार के आगे किसी अनोखे समुद्री मकड़े ने मोतियों जैसा जाला बुन रखा था। मारिया आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर तैरती जा रही थी कि उसने एक गार देखा जिसके मुंह पर जाला नहीं था। मारिया उस गार के अंदर दाखिल हो गई। मारिया खामोशी से चारों तरफ देखने की कोशिश करते हुए गार के अंदर भरे हुए पानी में तैरती जा रही थी। अचानक उसे पीछे से एक झटका लगा। उसने पलटकर देखा कि एक बहुत बड़ी शार्क मछली मुंह खोले उसके बिल्कुल करीब आ गई है। उसके मुंह में से अजीब सी शुआएं निकलकर मारिया के जिस्म से टकरा रही थीं। शायद ये बिजली की लहरें थीं। मारिया एक तरफ गार की दीवार के साथ चिपक गई ताकि शार्क मछली आगे निकल जाए, लेकिन शार्क मछली ने जैसे मारिया को देख लिया था, वो मारिया के सामने आकर मुंह खोले उसे अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखों से तकने लगी। उसके हलक में से बिजली के करंट जैसी दो लहरें बल खाती हुई निकलीं और मारिया के नजर न आने वाले जिस्म से टकराईं। मारिया को ऐसा झटका लगा कि वो पानी में अपनी जगह से ऊपर को उछल पड़ी। शार्क मछली ने अपना पूरा मुंह खोलकर अंदर की तरफ सांस खींचा। उसकी सांस की आवाज पानी में मारिया को सांप की फुंकार की तरह सुनाई दी। मारिया ने सोचा कि यहाँ से वापस भाग जाना चाहिए। वो गार के मुंह की तरफ भागी ही थी कि शार्क मछली के सांस ने उसे पीछे से अपनी तरफ खींच लिया। मारिया ने पूरी कुव्वत से भागने की कोशिश की, मगर शार्क के सांस में इतनी जबरदस्त कशिश थी कि वो शार्क के मुंह के अंदर चली गई। शार्क के हलक में से नीचे उतरते ही मारिया एकदम अंधेरे में आ गई। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे महसूस हुआ कि शार्क मछली तेजी से बल खाती किसी तरफ दौड़ी जा रही है। फिर मारिया को लगा कि मछली झील की तह में ढलान की तरफ उतरती जा रही है। मारिया ने शार्क के जिस्म में से बाहर निकलने के लिए बड़ी कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सकी। शार्क के पेट में से कुछ ऐसी गैसें निकल रही थी कि जिसकी वजह से मारिया पर गनूदगी तारी होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म की हरकत इतनी सुस्त हो गई कि मारिया बेहिस्सी होकर रह गई। मगर मारिया की निगाह और जहन बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा था। उसके तमाम एहसासात भी अपनी जगह पर दुरुस्त थे और उसे अच्छी तरह मालूम था कि वो अंबर को बाहर पहाड़ी पर छोड़कर झील में थ्यूसोंग की तलाश में आई है, जिसे देव पैकर देवता क्लोपस ने अगवा कर लिया है। शार्क मछली झील के गार के अंदर नीचे ही नीचे उतरती चली जा रही थी। फिर शार्क मछली की रफ्तार हल्की पड़ गई। मारिया होश में थी। उसने महसूस किया कि शार्क रुक गई है और अंदर से सांस बाहर को फेंकने लगी है। शार्क के सांस के साथ ही मारिया उसके हलक से निकलकर बाहर जमीन पर गिर पड़ी। शार्क मछली बिजली की तेजी के साथ गार में पीछे की तरफ भागी और गायब हो गई। मारिया ये देखकर हैरत में आ गई कि जहां वो जमीन पर पड़ी है वहां पानी घुटने घुटने तक है। गार के पीछे पानी ही पानी था। मारिया सामने की तरफ चलने लगी। मारिया की ताकत आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी। गार में आगे जाकर पानी खत्म हो गया और फिर गार एक ढलानी रास्ते पर पहुंचकर खत्म हो गई। या खुदा, ये मैं झील के अंदर किस दुनिया में आ गई हूँ। वहां आगे एक छोटी सी वादी थी। ऊपर बादलों से भरा हुआ आसमान था। वादी में तारीख से आज छोटे छोटे पहाड़ थे। वादी में दरख्त इतने बड़े बड़े थे कि लगता था ऊपर बादलों में जाकर गुम हो रहे हैं। मारिया फिजा में गोता लगाकर हवा में उड़ती हुई नीचे वादी में आ गई। उसने अपने जिस्म को देखा। वो अभी तक गायब थी। उसकी समझ में ये मुअम्मा नहीं आ रहा था कि ये शार्क मछली कौन थी और वो उसे यहाँ किस लिए छोड़ गई है, और ये दुनिया कौन सी है जो झील के नीचे आबाद है। इतने ऊंचे और स्याह पत्तों वाले दरख्त मारिया ने कभी नहीं देखे थे। वो उन दरख्तों के नीचे से गुजरने लगी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत या गैबी शुआ उसकी रहनुमाई कर रही है। दरख्तों के नीचे आगे जाकर एक छोटी सी नहर आ गई। उस नहर के किनारे किनारे थोड़े थोड़े फासले पर सुरख गुलाब के 7 पौधे साथ साथ उगे थे। उनकी फूलों भरी शाखें नहर के पानी पर झुकी हुई थीं। मारिया उनके करीब से गुजरी तो ये देखकर उसे ताज्जुब हुआ कि गुलाब के हर पौधे की एक शाख का सुरख फूल नहर के पानी पर झुका हुआ है और उस फूल की पंखड़ियों में से थोड़ी थोड़ी देर बाद शबनम का एक कतरा नहर में गिरता है और गिरते ही सफेद मोती में बदल जाता है। मारिया ने झुककर गुलाब के फूल को देखा तो उसे ऐसे लगा जैसे फूल आहिस्ता आहिस्ता आहें भर रहा हो। मारिया ने गुलाब के 7 पौधों को करीब से देखा। 7 पौधे एक ही तरह के थे
और उनके हर फूल में से शबनम के कतरे नहर के पानी में गिरकर सफेद मोती बनते जा रहे थे। मारिया आगे बढ़ी तो उसे एक छोटा सा संगमरमर का हौज नजर पड़ा। मारिया हौज के किनारे पर पहुंची ही थी कि अचानक एक शार्क मछली हौज के पानी में तैरती नमूदार हुई। उसने अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर मारिया की तरफ देखा तो मारिया धक से रह गई। ये वही शार्क मछली थी जो मारिया को अपने पेट में छुपाकर गार के आखिरी किनारे तक लाई थी। शार्क अपनी छोटी छोटी आंखों से मारिया को यूं तक रही थी जैसे वो गैबी मारिया को देख रही है। मारिया ने सोचा ये शार्क क्या चीज है, क्या वो उसे देख रही है। इतना सोचा ही था कि शार्क का मुंह हिला और मारिया को एक इंसानी औरत की धीमी सी आवाज सुनाई दी, मारिया बहन मैं तुम्हें देख रही हूँ। मारिया तो सटपटा कर रह गई। उसने फौरन कहा तुम कौन हो, ये क्या मौमा है, तुम मुझे यहाँ किस लिए लाई हो। शार्क ने कहा मारिया बहन मैं एक खास मकसद के लिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी इधर आओगी, लेकिन तुम्हें झील में उतरते देखा तो मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी मदद करने ही यहाँ आई हो। मारिया ने कहा तुम कौन हो और मुझसे किस किस्म की मदद चाहती हो। शार्क बोली मारिया बहन मैं यूनान के शहर स्पार्टा के एक गरीब किसान की बीवी हूँ। मेरी 7 लड़कियां थीं जो हुस्न जमाल में अपना जवाब नहीं रखती थीं। मेरा खामंद मर गया तो मैं अपनी लड़कियों का पेट पालने के लिए एक खेत में काम करने लगी। एक रोज मैं खेत में काम कर रही थी कि इत्तेफाक से मेरी दरांती से एक दरख्त की जड़ कट गई। दरख्त जोर जोर से हिलने लगा और फिर दरख्त की शाखों ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। दरख्त की शाखों से बिजली की जैसी लहरें निकल रही थी कि मेरी आवाज बंद हो गई। कुछ देर गुजरी तो मेरी 7 खूबसूरत लड़कियां मेरी तलाश में वहां पहुंच गईं। मुझे दरख्त की शाखों में लटकते देखा तो मेरी मदद को दौड़ी, मगर जालिम दरख्त ने उनको भी अपनी शाखों में दबोच लिया। फिर दरख्त ने एक जिन की शक्ल इख्तियार कर ली जो मुझे और मेरी 7 बच्चियों को लेकर झील के अंदर इस मुकाम पर ले आया। उसने मुझे शार्क मछली बनाकर इस हौज में छोड़ दिया जो नीचे से झील की तह से मिल गया है, और मेरी 7 हसीनो जमील मासूम लड़कियों को गुलाब के फूल बनाकर इस नहर के किनारे लगा दिया। अब मेरी बच्चियां गुलाब के पौधे बनकर सुबह से रात तक रोती रहती हैं। उनके आंसू गुलाब के फूल से शबनम बनकर नहर में गिरते हैं और मोती बन जाती हैं। मारिया खामोशी से उस औरत की गमज़दा दास्तान सुन रही थी। कहने लगी लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मेरा अपना भाई थ्यूसोंग यहाँ एक देवता क्लोपस के कब्जे में है जिसकी तलाश में मैं यहाँ आई हूँ। शार्क बोली देवता क्लोपस ही वो जिन है जिसने मुझे शार्क और मेरी लड़कियों को गुलाब के फूलों में बदल दिया है। तुम्हारे भाई को भी उसने जरूर कोई पौधा बना दिया होगा। मारिया ने कहा मुझे बताओ कि मैं तुम्हें और अपने भाई थ्यूसोंग को यहाँ से कैसे निकाल सकती हूँ। शार्क कहने लगी देवता क्लोपस एक बड़ा ताकतवर कदीम जिन है। उसके जुल्म सितम के किस्से यूनानी देवमाला में मशहूर हैं। ये हर साल 4 परदेसी मुसाफिरों की कुर्बानी कबूल करता है। इस पर कोई ताकत गालिब नहीं आ सकती। शार्क ने कहा इसलिए कि सिर्फ तुम ही उस जिन क्लोपस पर गलबा हासिल कर सकती हो, क्योंकि तुमने अपनी जवानी बड़ी पाकीज़ा रहकर बसर की है। गुनाह पर हम सिर्फ पाकीज़गी के जरिए ही फतह हासिल कर सकते हैं। कुदरत ने तुम्हारी नेकी और पाकीज़गी की वजह से तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत पैदा कर दी है कि क्लोपस जिन जो एक जालिम और गुनाहगार मखलूक है तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मारिया बोली लेकिन मैं थ्यूसोंग को कहाँ ढूंढूं और उस भयानक जिन क्लोपस का क्यों कर मुकाबला कर सकती हूँ। शार्क कहने लगी पहली बात तो यह है कि क्लोपस जिन तुम्हें देख नहीं सकता। थ्यूसोंग को वह जरूर अपने खास महल में ले गया होगा जो सामने वाली पहाड़ी के अंदर बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि उस खबीस जिन की एक कमजोरी भी है। कमजोरी यह है कि क्लोपस के महल के तय खाने में एक तिलिस्मी हाथ पत्थर के चबूतरे में से निकला हुआ है। उस हाथ की सिर्फ एक ही उंगली है। उस उंगली का नाखून जमुर्द का है। आधी रात को जब क्लोपस जिन सो जाता है तो जमुर्द के नाखून पर छत में से रोशनी की एक किरण पड़ती है। ये किरण जमुर्द के नाखून पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए पड़ती है। किरण के पड़ते ही उंगली नीचे को झुक जाती है। अगर उस वक्त कोई शख्स उस उंगली को तोड़ डाले तो क्लोपस जिन की ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये किरण 1 सेकंड तक ही उंगली के नाखून पर पड़ती है। अगर कोई उंगली को तोड़ने में जरा सी भी देर लगा दे तो वो शख्स आग में जलकर भस्म हो सकता है। ये काम तुम ही कर सकती हो मारिया, क्योंकि इस तहखाने में कोई नजर आने वाला इंसान दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता। मारिया ने सब कुछ गौर से सुना, फिर बोली लेकिन मुझे ये कैसे मालूम होगा कि मेरा भाई थ्यूसोंग कहाँ है। शार्क मछली ने कहा तुम्हारे भाई थ्यूसोंग को भी जरूर क्लोपस जिन ने वहीं अपने खौफनाक महल में कोई पौधा या बुत बनाकर रख दिया होगा। तुम वहां जाओगी तो थ्यूसोंग तुम्हें नजर आ जाएगा। अगर वो कोई पौधा या दरख्त बना हुआ तो तुम्हें उस दरख्त के सांस लेने की आवाज आएगी, और हो सकता है वो दरख्त तुम्हें अपना नाम भी बता दे। मारिया अजीब मुश्किल में फंस गई थी। एक तरफ उसका दोस्त और भाई थ्यूसोंग का मामला था, दूसरी तरफ इस गरीब किसान की बीवी और उसकी 7 बेटियों को बचाने का मसला था, तीसरी तरफ जिन क्लोपस को काबू में करने का मामला था जो बड़ा नाजुक मामला था।
लेकिन मारिया हिम्मत हारने वाली लड़की नहीं थी। उसने शार्क मछली से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। शार्क मछली ने कहा, मेरा नाम शहानी है। मारिया बहन, खुदा पर भरोसा रख कर जाओ। मुझे यकीन है कि तुम क्लोपस का खात्मा करने और अपने भाई को हासिल करने और मुझे और मेरी लड़कियों को इस अजाब से निजात दिलाने में कामयाब जरूर हो जाओगी। मारिया ने गहरा सांस भरते हुए कहा, यह काम तो मुझे करना ही होगा, मैं जाती हूँ। शार्क मछली शहानी ने मारिया को पहाड़ का रास्ता बताया और हौज में चली गई। मारिया ने पहाड़ की तरफ चलना शुरू कर दिया। सबसे पहले मारिया ने अपनी ताकत का जायजा लिया। उसकी ताकत पूरी तरह से बहाल थी। वो नजर भी नहीं आ रही थी और फिजा में उड़ भी सकती थी। लेकिन जिन क्लोपस के महल में तिलिस्मो जादू का जाल बिछा हुआ था, वहां उसके साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता था। शार्क मछली शहानी ने मारिया को खबरदार किया था कि वो जिन क्लोपस के महल में दाखिल होने के बाद बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सांस ले और किसी किस्म की आहट या आवाज पैदा न करे।